कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखो, आज मैं यूपीएससी सी सेट का आपके पास सेट ए के क्वेश्चंस जो मैथ्स और रीजनिंग से, क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड हैं, वो हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे यूपीएससी ने इस बार, और अच्छा पेपर भी अच्छा था। तो मैं आपको सारे कंसेप्ट से सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या था इसको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको सॉल्व भी करा होगा बहुत अच्छी तरीके से। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो, इसके अंदर जो चीज़ है, जैसे 20 लिखा हुआ है तो हमने लिखा ये 20। अब आप देखो 20 के बाद जो चीज़ लिखी हुई है वो जस्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 20 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 10 बन जाए, तो हमने कहा 20 में अगर सपोज करो हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, बनेगा 10। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और वापस क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वापस 10 आ जाए, तो आप बोलोगे 10 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 बन जाए 10, ये वापस 10 आ गया। तो सीक्वेंस समझ में आई आपको? सीक्वेंस क्या है, पहले हाफ से मल्टीप्लाई करा, फिर 1 से करा, अब नेक्स्ट अपन चलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 1, अब हो जाएगा 1.5 मतलब 1.5, और 1.5 क्या होता है, तो 1.5 को आप ऐसे लिख सकते हो 3/2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। अब 10 में अगर मैं 3/2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैंने 10 में 3/2 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, और आप देखो अगली वैल्यू आ गई 15, ये वैल्यू आ गई। तो आपने क्या करा, पहले हाफ करा, फिर 1/2 करा, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई करा। अब अपन किससे करेंगे, 1.5 के बाद 2 से करेंगे, 2 से करने के बाद आंसर कितना आ गया, 30। ये हमें ये वाली 30 वाली मिल गई। ऐसे ही 30 में कितना करेंगे, अब 2.5 का मतलब कितना होता है 5/2, और 5/2 से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 215 हो जाएगा 75। अब 75 में कितने का मल्टीप्लाई करें, तो अपन ने 2.5 का करा तो 75 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 75 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 225। तो पहले वाले का जो फिफ्थ फोर्थ वाले का आंसर है वो आंसर कितना आ जाएगा, 225। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है आपसे, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में ये आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एन आइडेंटिटी कार्ड दे रखा है आपको, हैज द नंबर ABCD नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर वेर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब अलग अलग डिजिट है। कौन कौन सी डिजिट दे रखी, तो 1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपसे क्या बोल रहा है, द नंबर इज डिविजिबल बाय। कहने का मतलब क्या है इसका, तो हम इसको एक चीज से समझते हैं। इसने आपको कुछ इस तरीके से नंबर दे रखे हैं, 1 2 4 5 7 8 9, ऐसे कितने डिजिट हो गए आपके, 7 डिजिट हो गए। हमने लगा दी 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमने लगा दी। अब आपसे ये क्या कह रहा है कि अगर इस पूरे के पूरे डिजिट को हम एक नंबर बना देंगे तो किससे डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड होगा। तो हमें पता है सम ऑफ डिजिट कितना होता है, 9। तो हम मान लेते हैं कि भाई 9 से डिवाइड करके तो हम लास्ट में भी कितना लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, कि ऐसा कुछ 9 आ जाएगा। इन सबका सम ऑफ डिजिट ऑलरेडी 9 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ने 9 ले लिया। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, इस पहली वाली डिजिट को अगर हम डिलीट कर देते हैं, तो हमने चलो इसको डिलीट कर दिया, तो रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। जो भी रिजल्टिंग नंबर होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, तो 6 से डिवाइड होना चाहिए। जो भी रिजल्टिंग नंबर होगा, मतलब इस पूरे सॉल्यूशन का ये पूरा का पूरा जो भी रिजल्टिंग नंबर बनेगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, तो वो कह रहा है 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 6 से डिवाइड होगा। अब 6 क्या कहता है, तो 6 के फैक्टर की बात करूंगा तो 6 का मतलब है कि 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो मैं ऐसा कोई नंबर सोच लेता हूँ जो 2 की टेबल में भी आता हो, 3 की टेबल में भी, मतलब सॉरी 2 से कट जाए या 3, इन दोनों से कोई कट जाए। चलो इसको अपन बाद में देखते हैं, क्यों अभी लॉजिकली कुछ नहीं कह पाएंगे अपन, क्या होगा आगे बढ़ते हैं अपन। अगली बार ये कह रहा है कि लास्ट के 2 नंबर और डिलीट कर दो इसके अंदर से। ठीक है, रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर इन दोनों नंबर को मैं डिलीट कर देता हूं
तो जो भी अब रिजल्टिंग नंबर आएगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है या तो लास्ट में 5 जाए या लास्ट में कितना आ जाए 0। अब इस पूरे नंबर में कहीं 0 है ही नहीं, अगर इस पूरे नंबर में 0 नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तो 5 आएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरीके से, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं अपन। अब वो आपसे कह रहा है कि यहाँ 5 हो गया, अब कह रहा है आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज बी डिविजिबल बाय 4। अगर इन तीनों को डिलीट करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर जो भी होगा 4 से डिवाइड होगा। और 4 की एक बहुत अच्छी कहानी है, 4 की एक कहानी कि 4 ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट देख लो, अगर लास्ट के 2 डिजिट इसकी टेबल में आते होंगे तो 4 से कट जाएगा। तो हमने कहा लास्ट के 2 डिजिट क्या हो सकते हैं, या तो 12 हो सकता है, या 24 हो सकता है, या 48 हो सकते हैं। ये हो सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट जो इससे कटेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात यहां तक अच्छी तरीके से। अब क्या कह रहा है आपसे, तो अब ये कह रहा है आपसे कि 4 से भी हो गया, आफ्टर डिलीटिंग द 4 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर भी डिविजिबल। अगर हम 4 नंबर हटा देते हैं यहां से, तो ये इसको पेन को चेंज करता हूं मैं, अगर हम यहां से 4 नंबर हटा देते हैं, ये हट गए अपने 1 2 3 4, जो भी यहाँ नंबर आएगा नंबर इस ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब 3 से डिवाइड होना चाहिए तो हम सम ऑफ डिजिट करके देख लेंगे भाई 3 से डिवाइड क्या होगा, है ना। तो चलो आगे करके देखते हैं, अपन आगे चलते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि 5 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर बी डिविजिबल बाय 2। रिजल्टिंग नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। जब 5 हटा दोगे तो मतलब कहने का मतलब है या तो यहाँ पे 2 आ सकता है, या फिर यहाँ पे 4 आ सकता है, और यहाँ पर क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। इन वैल्यू में से कुछ भी एक वैल्यू आ सकती है। क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से। अब देखो, अब इस बात को समझ लेते हैं। अगर मैं 2 यहाँ पे ले लेता हूँ, इस वाली पोजीशन पे अगर मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तो 2 आएगा नहीं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ तो 2 आने से रहा नहीं, कुछ भी 2 तो नहीं आ सकता। या तो अब यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा। अब मुझे पता था ये 6 से डिवाइड हो रहा था यहाँ पे नंबर, तो मुझे पता लास्ट में क्या ले लेता हूँ मैं, या तो 2 की टेबल से आ जाए या 3 की टेबल से कोई भी वैल्यू बन जाए। तो मैंने कहा 3 की टेबल ना छोड़ के 4 या 8 में से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड करते हैं। सपोज करो यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू रख लिया 8, तो हमारे पास ये सीक्वेंस भर गया 2 5 8 9, ये तो हो गई हमारे पास। ठीक है, अब मुझे पता है अगर यहाँ नहीं आएगा तो सपोज करो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया कि 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये पता था कि तीनों की तीनों डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब मेरे पास क्या बचा है, 7 और 1 बचा है। तो 7 तो नहीं रख सकता क्योंकि ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए थे। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। आपको दिख रहा है सीक्वेंस, 7 4 1 2 5 8 9 का सीक्वेंस बन गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा था विच इज द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट ऑफ द नंबर। 3 डिजिट की आपको टर्म पूछ रहा है कि कौन सी होगी, आप ये बताइए। तो हमने कहा 3 डिजिट, ये आखिरी के 2 हटा दो और ये 2 हटा दो, ये 3 बनने चाहिए, इनका सम पूछ रहा है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। तो 5 + 2 + 1, आंसर विल बी 8। समझ में आया बात यहां तक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 2 फ्रेंड एक्स और वाई स्टार्ट रनिंग एंड द रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चले और एक पॉइंट पे पहुंच गए। तो सेम डायरेक्शन में सेम चले 50 मीटर, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इस लाइन का। आगे चलते हैं। एक्स टर्न राइट, अपन ये ले लेते हैं, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। ठीक है, इतनी बात अपन ने समझ ली। एक्स टर्न राइट एंड रन 60 मीटर। ये एक्स और वाई की पोजीशन हमने ले ली, ये एक्स हो गया और ये दोनों सेम पोजीशन पे आके खड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों सेम पोजीशन पे खड़ा है। तो ये एक्स ने क्या करा, यहाँ से राइट टर्न ले लिया और राइट टर्न लेके एक्स यहाँ चला गया। और कितना मीटर चला, तो एक्स चला है 60 मीटर। बात समझ में आई। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि वाई, अब ये दोनों सेम पॉइंट पे खड़े थे, ये कह रहा था रीच एट अ पॉइंट, सेम पॉइंट पे खड़े थे। अब वाई यहाँ ही एक्स से और यहीं से वाई से स्टार्ट करा अभी अपन ने। और फिर ये कह रहा है कि वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन 40 मीटर। तो वाई ने कितने मीटर और चला, तो वाई यहाँ से 40 मीटर और चला लेफ्ट की तरफ। फिर यह कह रहा है दोनों खड़े हो गए, एक्स टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर एंड स्टॉप। एक्स यहां से इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 50 मीटर चला और ये स्टॉप हो गया। वाई
टर्न्स राइट, तो y इस तरफ का मुंह था y का, तो y यहाँ से चलेगा, तो y कितने मीटर चला, 50 मीटर चला, और ये भी स्टॉप हो गया। तो अब बताओ, आपसे ये पूछ रहा है कि ये x की पोजीशन हो गई, ये y की पोजीशन हो गई, ये कितनी दूर होंगे यहाँ से, तो 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100। ये आपस में एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, तो 100 मीटर दूर होंगे। ठीक है, हाउ फार द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ, ये पूछ रहा है बस। समझ में आई बात, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि आपको निकालना है विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग। अब आपको इसमें पता करने के लिए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 1 जून को क्या था। तो आप ऐसे लिख लो 1 जून 2099 को क्या था। हम ये पता कर लेते हैं कि इस दिन कौन सा डे था, हमारे पास चीजें बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। देखो इसमें कैलेंडर के बेसिक से रूल लगते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले बेसिक से रूल है, हम लिख लेते हैं जून। जून की तारीख कितनी है, तो जून की तारीख 1 है, 1 तारीख हो जाएगी। ऐसे आप 99 को डिवाइड करेंगे, तो 99 को डिवाइड करने पर क्या क्वोशिएंट आएगा, तो क्वोशिएंट जो भी आपका आएगा वो उतने लीप ईयर हो जाएंगे। उसके 4 से डिवाइड करेंगे हम इसको, क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो आप डिवाइड करके देखेंगे तो 24 आपके पास लीप ईयर आ जाएंगे। ऐसे ईयर कितने हैं, तो ईयर की बात करेंगे हम, तो ईयर के अंदर कितना आ जाएगा, 99, 2099 है, तो हम ईयर का 99 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो जून है, इसमें देखते हैं हम जनरल ईयर है या लीप ईयर है। जनरल ईयर है या लीप ईयर, तो ये जनरल ईयर है, इसकी कोडिंग होती है, और इसकी जो कोडिंग होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, उसकी 5 कोडिंग होती है। ऐसे ही दूसरा आपका क्या कहलाता है, आप इसके अंदर 2099 है, इसकी भी कोडिंग लिखते हैं। तो आप 2099 की जो कोडिंग लिखेंगे तो वो उसकी कोडिंग हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6 कोडिंग उसकी हो जाएगी। इन सबको ऐड कर लो आप, तो 9 और 1 हो जाएगा 10, और 6 4 10 5 15, 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 135। 135 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या बचेगा, जैसे आपने लिख दिया 7 1 जा 7, कितना बच जाएगा 8, 65, 7 9 जा 63, कितना बचा 2। मतलब 2 जो आता है डे के अंदर, 2 को हम कोडिंग लिखते हैं संडे। अगर 2 तारीख को, सॉरी 2 को जो कोडिंग होती है वो होती है मंडे। 2 तारीख को हम क्या लिखते हैं, मंडे। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 को सैटरडे कहते हैं, 1 को संडे, और 2 को हम क्या देते हैं, मंडे की कोडिंग देते हैं। 1 तारीख को मंडे था, 1 तारीख को अगर मंडे था, तो अगला संडे कितने दिन बाद आ जाएगा, तो 6 दिन बाद आ जाएगा। 6 दिन बाद मतलब कौन सी तारीख को हो जाएगा, तो 7 तारीख को आपका क्या मिलेगा, तो 7 तारीख को आपका संडे मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली जो नए होंगे उसको इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कोडिंग है, इसके अंदर कैलेंडर की कोडिंग लगती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना है, संडे। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि अ बिल ऑफ ₹1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 और 10। इस तरीके से बिल पेड करना है, और बिल पेड करना है कि 50 नोट इन ऑल आर यूज, 50 नोट यूज करने हैं बस आपको, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहले वाले में चेक करते हैं। देखो 25 नोट है, 25 नोट कितने रुपए के, 50 रुपए के। तो आप इसको सीधे सीधे लिख दें कि 25 नोट हैं, 25 नोट कितने के हैं, तो 25 नोट 50 रुपए के। अगर 25 नोट 50 रुपए के हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 1250 रुपए आपके आ जाएंगे। कितने आ गए, 1250 रुपए। कितने में आ गए, तो 25 नोट को 50 से मल्टीप्लाई करने में 1200। अब बोल रहा है रिमेनिंग डिमोनिनेशन, रिमेनिंग जो पैसा है वो कितने का है, 20 रुपए और 10 रुपए का है। तो मैंने कहा रिमेनिंग अपन एक काम करते हैं, सबसे ज्यादा इसके बाद 50 रुपए के बाद कौन सा बड़ा नोट है, तो 20। तो हम मान लेते 25 नोट तो मैंने कवर कर लिए, कितने और कवर करने, तो मेरे को 25 और कवर करने। अगर 25 नोट में शायद 20 रुपए के ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा वो, तो 25 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और ये हो जाएगा 500। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ रहा है, 1750। कहने का मतलब कि अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा नोट ले लिए तब भी टोटल वैल्यू पे नहीं पहुंच पा रहा हूं मैं 1840 पर, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया मेरा।
ठीक है। ऐसे मैं दूसरे वाले का लेता हूं, तो 35 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 700, और बचे हुए कितने 35 नोट तो हो गए, अब बचे हुए कितने नोट है, तो 50 में से 35 माइनस करो 15 नोट हो जाएंगे, और 15 में आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 750, और इसका भी टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1450, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है। 20 नोट है 10 रुपए के, तो मैंने कहा 20 नोट हैं 10 रुपए के, तो कितना आ जाएगा 200 रुपए। फिर आपसे फिर बचे हुए कितने नोट हो गए 30, 30 को अपन करते हैं तो 30 को अपन 50 से कर लेते हैं, बड़ी यूनिट से 1500, इसकी भी कैलकुलेशन कितनी जा रही, तो इसकी भी कैलकुलेशन 1700, मतलब हम टोटल पे नहीं पहुंच पा रहे, स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 भैया तीनों ही सही नहीं है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी आप लोगों को। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको पहले अपन थोड़ा सा हटा लेते हैं कैलकुलेशन को। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि कौन सी कैलकुलेशन आपको बतानी है, इसमें से 243, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो आपको करना क्या है इसके अंदर, मैं एक चीज पहले इसको स्प्लिट करने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा 2 की पावर 40, मैंने एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 21 को मैंने वापिस एज इट इज लिख दिया, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। इस 4 की पावर 18 को अगर मैं आपसे कहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और होल पावर 18 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना। ऐसे में 8 की पावर इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 और होल पावर 12, बताओ लिख सकता हूं, बताओ। क्लियर? अब मैंने कहा 2 की पावर 2 की 18 मतलब कितना हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 36, और इसका ही मतलब क्या हो गया 2 की पावर 36। अब देखो 2 की पावर 36 और 2 की पावर 36 है तो दोनों अलग अलग वैल्यू, दोनों अलग अलग वैल्यू मतलब अलग अलग आंसर तो नहीं हो सकते। देखो 36 और 40 कौन सा बड़ा है, 40 बड़ा है, हटा दो इसको। अब आपके पास दो वैल्यू बची भैया, 3 की पावर 21 और आपका बचा 2 की पावर 36। अब आपको पता है 2 की पावर 36 के दो आंसर है, कौन से आंसर है, तो एक आपका है 4 की पावर 18 और एक आपका है 8 की पावर 12, तो दो आंसर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो 2 की पावर 36 भी हट जाएगा, बचा कितना 3 की पावर 21, तो 3 की पावर 21 विल बी द आंसर। उम्मीद करता हूं बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बताइए क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। 1 से लेके 9 तक डिजिट अरेंज करनी है, 3 रो में अरेंज करनी है। 3 रो कैसी दे दी, तो हमने ले लिया 1, 3 रो में अरेंज करनी। चलो पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एंड द नंबर इज फॉर्म्ड इन द सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट। जो पहली रो में नंबर होगा वही दूसरी रो का डबल होगा। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस। जो तीसरी रो का क्या होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर पहली रो में 1 आ रहा है तो यहाँ 2 आएगा, और अगला कितना आएगा 3, एक दूसरे के डबल होने, ट्रिपल, फर्स्ट का डबल और फर्स्ट का ट्रिपल होना चाहिए, ये पूछ रहा है। If only 3 or 4 digit 2, 3, 7, 9 are allowed to use in the first row, पहली रो में अगर 2, 3, 7, 9 को ही अलाउड करा जाए तो हाउ मेनी पॉसिबल सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू बी अरेंज इन द रो। क्या कह रहा है भाई साहब कि अगर पहली रो में इतने ही अरेंज करे जाए 2, 3, 7, 9, तो हम देखो 3 रो बना लेते हैं, और कितने लेने हैं इसमें से, इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट, 3 ही लेने हैं, तो हम ऐसे करके 3 नंबर बना लेते हैं, 3 डिजिट 3 रो अरेंज कर लिया। क्लियर? अब आपसे क्या बोल रहा है कि भैया पहला नंबर ऐसा होना चाहिए जो पहले नंबर का ये डबल हो जाए, डबल का ये ट्रिपल हो जाए, ऐसा कुछ कह रहा है आपसे, तो हम ठीक है करने की कोशिश करते हैं। और आपसे क्या कह रहा है, इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो। पहली रो में कौन सी, इनमें से ही कौन सी होनी चाहिए, तो हमने पहली रो ले ली। अगर मैं पहली रो में से आपसे कह रहा हूँ कि इसमें से हो रहा है, तो मैं पहले 3 नंबर को उठा लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ भाई पहला नंबर मेरा, मैं सपोज करूँ यहाँ लिख लेता हूँ, पहला नंबर मैंने लिया, क्या हो सकता है, तो 237 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो मैंने इसको ले लिया 327 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे 273 हो सकता है, तो मैंने कहा 273 हो सकता है। और क्या हो सकता है,
तो आप बोलोगे 29 और 3 293 भी हो सकता है। भाई हमें पहली रो तो इन चारों नंबर से बनानी है, बना लेंगे अपन। और क्या हो सकता है, तो 279 हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो 297 हो सकता है। इतने नंबर जमेंगे भाई साहब, ठीक है, बात समझ रहे हो आप, कि हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। 237 ले सकते हैं, 327 ले सकते हैं, 327 क्या 273 ले सकते हैं, 293 ले सकते हैं। इन चारों से हमने नंबर बना लिए, ठीक है। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि अब आपने पहला नंबर कोई भी जमा लिया, मैंने सपोज करो इनमें से सबसे, देखो आपको एक बात और बताता हूं कि जब नंबर डबल होगा और ट्रिपल होगा तो यहाँ बड़ा नंबर होगा, उससे यहाँ छोटा आना चाहिए और यहाँ सबसे छोटा नंबर। तो इनमें से हम सबसे छोटे से उठाने की बात करते हैं, तो सबसे छोटे से 237 है। 237 का डबल करके देखते हैं अपन कितना हो रहा है, ठीक है। तो 237 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हमने 237 लिया तो 237 का डबल कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 237 का डबल हो जाएगा 14, 3 और 3 और 1 7 और 2 और 2 4। मगर नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 237 तो नहीं ले सकते। 237 के बाद अगला नंबर कौन सा है आपका, तो अगला नंबर अपन ले लेते हैं 273। तो हमने कहा 273 ले लेते हैं। मैंने सपोज करो पहला नंबर लिख दिया 273, ठीक है। 273 का डबल करूंगा तो 6 और 4 14, ये कितना हो जाएगा 546। हो गए तीनों नंबर, ये भी अलग आ रहे हैं। इसका ट्रिपल करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 7 21, और इसका करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा 8 ही हो गया ट्रिपल, ठीक है। एक सीक्वेंस ये बनी। ऐसे ही आप चलोगे तो 327 की एक सीक्वेंस बनेगी, 327 के बाद डबल हो जाएगा 654, और ऐसे ही आप चलोगे तो 981। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी इसकी, तो इसकी पॉसिबिलिटीज बनेगी 2। 10th का आंसर की तो ऑप्शन कितना हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज अपन सारे क्वेश्चन नहीं लेंगे, इसको 2 पार्ट में अपन लेंगे, तो सारे क्वेश्चन आज कवर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आइए, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने सॉल्व करा होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपसे बोल रहा है कि एक्स और वाई 3 किलोमीटर रेस तक चलते हैं। सर्कुलर कोर्स है, मतलब जो 3 किलोमीटर का मतलब कि एक ऐसा सर्कल बना हुआ है और पूरा का पूरा कैसा है 3 किलोमीटर का है वो, और उसकी लेंथ दे रहे कि 300 मीटर की लेंथ है, ठीक है। अब ये 300 मीटर है, एक काम करो इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए अपन इसको लिख देते हैं कि वो कितना हो जाएगा 3000 मीटर हो जाएगा। हमारे लिए आसान हो जाएगी ना चीजें समझना। अब देर स्पीड आर इन द रेशियो 3:2, इसकी स्पीड दे रहे कि 3:2 है। इफ दे आर स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स वुड बी द फर्स्ट वन पास द अदर, द स्टार्ट इज नॉट काउंटेड एज पासिंग। स्टार्ट और ऑफ नहीं काउंट करना है, बाकी आपको सब काउंट कर लेना है, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपको देखा जाए ना, ये क्वेश्चन का जो फंडा होता है ये एलसीएम और एचसीएफ का फंडा होता है। एलसीएम का फंडा इसलिए है, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि कोई बेल रिंग कर रही है तो एक बार बेल बजी है तो कितने मिनट में कितनी बार बज सकती है, बस उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको स्पीड दे रखी, स्पीड कितनी दे रखी 3:2। मान लो भैया पहला वाला 3:2 दे रखा है ना, मैंने यहाँ पे लगा दी 00 और यहाँ पे लगा दी 00, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। मैंने कहा पहला वाला व्यक्ति 300 मीटर चल रहा है और दूसरा वाला व्यक्ति 200 मीटर चल रहा है। एक बार में 300 मीटर चल जाता है और 2 बार में 200 मीटर चल जाता है। हम क्या करते हैं 300 और 200 का एलसीएम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं एलसीएम, देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट होके ये चला 300, ये इसका पहला, यहाँ इसका आ गया, ये चला यहाँ से तो इसके ये सिर्फ 200 चला, फिर ये आगे चला तो ये कितना हो गया, ये 300 और चला, क्योंकि एक बार में 300 चल रहा है, ये आगे चला तो ये 200 चल रहा है, फिर ये आगे चला ये 200 चल रहा है। अब देखो 200 200 400 और ये कितना हो गया 600, ऐसे ऊपर वाले का कितना हो गया 600। तो इस पॉइंट पर जाके मिलते हैं ये दोनों, मिले इस पॉइंट पर जाकर, तो हम 300 और 200 का एलसीएम निकालते हैं। 300 और 200 का एलसीएम कितना आ गया, आपने निकाल लिया 600, कि भैया इनका मीटिंग पॉइंट होगा 600। चलना कितना है
भैया 3000 मीटर से ज्यादा नहीं चल सकते क्योंकि सर्कुलर पाथ ही 3 किलोमीटर का था। तो आप सीधे सीधे एक काम करो, 3000 को डिवाइड कर दो किससे, 600 से, आपको पता लग जाएगा कितना आना है। 0 से 0 कैंसिल और 6 बन जा, मतलब 5 बार मिलेंगे ये। 5 बार कब मिलेंगे उस बात को समझो आप। आंसर नहीं आ गया 5 बार। अब ये जो पहली बार जो स्टार्ट होते हैं ना, जिस पॉइंट से लोग स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम काउंट ही नहीं कर पा रहे भाई। यहां पर भी तो एक साथ खड़े होंगे ना ये, ऐसा तो है नहीं कि एक कदम पीछे होगा या आगे होगा, खड़े तो एक साथ ही होंगे। तो 5+1 आप करोगे तो टोटल पूरी 3 किलोमीटर की रेस में कितनी बार मिले, 6 बार। अब 6 बार मिले, मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग भी छोड़ दो और ऑफ भी छोड़ दो। स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड। अगर 6 में से पहला वाला हमने कहा जहां पे मिले वो हटा दिया, और 6 में से हमने ये हटा दिया लास्ट वाला, तो 6 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब ये कितनी बार मिलेंगे स्टार्ट और एंड पॉइंट को छोड़ के, ये 4 बार मिलेंगे इस पूरी 3 किलोमीटर की रेस में। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आई बात अच्छी तरीके से, क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इज ऑक्यूपाइज व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। आपसे कह रहा है कि भैया हर इंग्लिश लेटर के अल्फाबेट को हमने पलटा दिया है और लखनऊ को पलटा के क्या लिखेंगे। तो कुछ नहीं है, ये बढ़िया सा एक फॉर्म होता है, आपको पता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अल्फाबेट का अपोजिट क्या होता है, जैसे लिखा है LOVE, लव लिखा है, तो L का अपोजिट O हो जाएगा और V का अपोजिट E हो जाएगा। तो L का अपोजिट क्या हो जाता है, O। ऐसे U का अपोजिट क्या होगा, तो उफ रे मन आज पी के हंस, तो U का अपोजिट होता है F। ठीक है। ऐसे C का अपोजिट हो जाता है X, या जाएगा K, तो उफ रे मन आज पी के हंस, तो P का हो जाएगा K, ये हो जाएगा LMN। O का भी मैंने आपको बताया, L का अपोजिट O और O का अपोजिट L, और ऐसे ही W का अपोजिट क्या हो जाता है, D। ये एक दूसरे के इंग्लिश अल्फाबेट के आंसर। जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको पता है, उसने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो सकता है, हुए हो इस क्वेश्चन में। इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस 150 एंट्रेंस अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन ही लॉस अ मैच। 150 मैच खेलने, एलिमिनेट करना है भैया भाई साहब। उसने कहा है कि अगर टीम जीतेगी और हारेगी तो हम उसको एलिमिनेट करते जाएंगे, हारने वाले को हटाते जाएंगे, जीत गया उसको खिलाते जाएंगे। और एक भी मैच टाई भी नहीं हुआ, ड्रॉ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कितने मैच होने, आप कुछ मत करो, आप पहली और दूसरी टीम में मैच करवाओ। अब इन पहली और दूसरी टीम में मैच करवाओगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, मतलब एक तो चला गया, एक चला गया, एक टीम ही खत्म हो गई। तो 150 में से अगर एक टीम खत्म हो गई, टीम कितनी बची, 149। तो बस इतनी टीमों के बीच में मैच होगा, और इतनी बार, हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट, तो कितने मैच खिलाएंगे, 149 मैच खिलाएंगे। 100 तो नहीं हो सकते ना भैया, पहले 2 को अगर हमने खिलाया तो इनमें से तो एक बाहर ही हो जाएगा। अगर एक बाहर हो गया तो इसको बार बार थोड़ी ना गिन सकते। तो 150 में से एक माइनस कर दो, 149। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में, बस बढ़िया अच्छी बात है। How many 3-digit natural number without repetition of digit are such that each digit is odd and the number is divisible by 5? भैया सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑड होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो अब आपको पता है भैया 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, हमने लिख लिया। 3 डिजिट का नंबर तभी हो पाएगा जब लास्ट में या तो 0 आ रहा, 5 डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है 5 का कि आखिरी में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब नंबर भी ऑड कह रहा है तो 0 तो नहीं हो सकता, 5 ही होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ तो नंबर फिक्स हो गया भैया, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब और नंबर कौन कौन से होते हैं, तो और नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 होते हैं। अगर मैंने 5 ले लिया इसमें से, तो 5 ले लिया, तो इस वाले में कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 4 नंबर में से कुछ भी आ सकते हैं। तो 4 पॉसिबिलिटीज बन गई इसकी, तो आपने कहा 4 पॉसिबिलिटीज बन गई। ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं, ये अब क्या बचा, अब एक प्लेस बची, यहां से अब कितने नंबर बचे, तो एक हटा लेते हैं, 3 नंबर, 3 पॉसिबिलिटीज बचेगी। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो 12 पॉसिबिलिटीज बनेगी। बताइए कोई समस्या हो तो। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ठीक है,
देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, इस एक्स इंटीजर क्या है, एक्स को इंटीजर है, तो स्टेटमेंट दे दिया आपको x/3 इज नॉट एन इंटीजर। अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपसे बोल रहा है इस एक्स एन इंटीजर क्या इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, या तो माइनस में कोई वैल्यू हो सकती है या प्लस में हो सकती है। इंटीजर भाई साहब कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखाते, ठीक है। इंटीजर कैन नॉट बी रिटन इन द फ्रैक्शन। आपका जो रैशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शन में होता है, इंटीजर्स खाली प्लस माइनस की फॉर्म में होते हैं, +1 -2 -1 ऐसे आपके उसकी फॉर्म में होते हैं ये। अब कोई भी नंबर रख के देख लो, आप यहाँ पे 1 रख के देख लो, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1/3, है ना। एक बार इंटीजर रख के देख लिया तो ये आ गया 1/3। नॉन इंटीजर रख के देख लो तो नॉन ऐसे 1 रखा था तो 1/3, और 1/3 रख के देख लो तो 1/3 को करोगे x की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1/9। तो x/3 इज नॉट एन इंटीजर। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि x इंटीजर है कि नहीं है। ऐसे में यहां पर 3x की वैल्यू रखूंगा तो x की वैल्यू आप 1 रख लो, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। हाँ ये तो इंटीजर आ गया भैया, आपने कहा इससे इंटीजर हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई मैंने 1/3 से कर दिया तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ये भी एक इंटीजर आ गया। तो मैं कंफर्म ये नहीं कह पा रहा हूं कि अगर 1 रख रहा हूं तो भी इंटीजर आ रहा है, 1/3 रख रहा हूं तो भी इंटीजर आ रहा है, यहां पर आंसर कुछ और आ रहा है। तो दोनों रख के देख ली मैंने, एक्स को इंटीजर भी लेके देख लिया, नॉन इंटीजर भी देख लिया, मगर आंसर नहीं कह पा रहा हूं मैं क्या आएगा। तो इस वाले के अंदर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू द आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ लॉजिक ज्यादा खास नहीं था, बस खाली वैल्यू पुट करके देखनी थी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो अपन अपने तरीके से करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टन आइटम वॉज 25%। सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन लिख लो, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द सर्टन, इंक्रीज बोल रहा है तो मैंने बोल दिया कि पहले कोई प्राइस 4 होगा, एक बढ़ के प्राइस कितना हो गया 5, 4 में से एक बढ़ के प्राइस हो गया 5। देन द प्राइस वॉज डिक्रीज 20%, 20% प्राइस डिक्रीज हुआ, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में से एक कम हो गया, मतलब पहले 5 था, एक कम हो गया प्राइस कितना हो गया 4। एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, 10% बढ़ा है, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से एक बढ़कर कितना हो गया 11। अब देखो क्रॉस में कट रहा है, काट देते हैं, ये उड़ा दिया ये उड़ा दिया, कितना बचा तो 10 था और ये 11 बच गया। रिजल्टेंट पूछ रहा है पहले कोई वैल्यू 10 थी, 11 कितने का चेंज आया, एक का। ओरिजिनल वैल्यू में से तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल, कितने का चेंज आ रहा है तो 10% का आंसर विल बी व्हाट 10%। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट में। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, आगे पेज अगले वाले पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, द लेटर ABCDE आर अरेंज इन सच अ वे that there are exactly 2 letters between A and B. How many such arrangement are possible? देखो भाई साहब, दो आपको कितने लेटर दे रखे हैं, 5 लेटर दे रखे हैं, तो 2 कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशन बना के बता देता हूं मैं आपको। पहली कंडीशन में 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये 2 कंडीशन बन गई। आपसे बोला ए और बी, ए और ई के बीच में कितने कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। तो या तो क्या होगा, ए यहाँ होगा और ये 2 छोड़कर ई यहाँ होगा, ये एक कंडीशन बनेगी। या ये कंडीशन बनेगी कि भैया ए यहाँ होगा और ये एक को 2 छोड़ के ई यहाँ पर होगा। ये 2 तरीके से हम 2 यूनिट को बिठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने तरीके हो गए उसके, तो 3 फैक्टोरियल, कुछ भी आ सकता है ना, या बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो 3 फैक्टोरियल के तरीके से, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, इस वाले को 3 फैक्टोरियल से इसको अरेंज करेंगे अपन इस वाले को, ठीक है। अब देखो ए और ई को भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ए और ई को इंटरचेंज करने का मतलब ये भी 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, मतलब ए की जगह ई भी आ सकता है और ई की जगह ए भी आ सकता है। ऐसे यहां पर भी कितने, तो यहां पर भी 3 फैक्टोरियल की तरीके से लिख सकते हो आप, ये 3 हो जाएगा। और यहां पर ये कितने तरीके से हो जाएंगे, तो वापिस ए और ई की पोजीशन चेंज कर सकते हो, तो ये 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 6, 2 को एज इट इज लिखेंगे 2, ये 12 बार। ऐसे ही नीचे वाले को लिखेंगे 6 × 2, और 12 और 12 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 24,
कितने तरीके से बिठा सकते हैं? तो 24 तरीके से बिठा सकते हो आप अरेंजमेंट को। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इस बात को समझ लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इस जेड ब्रदर ऑफ एक्स, क्या जेड भाई है एक्स का? तो हम बोले ठीक है यार भाई साहब, देख लेते हैं, हो सकता है भाई भी हो नहीं भी हो, पता कर लेते हैं। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, आपसे ये कह रहा है कि ये एक्स जो है ना, ये ब्रदर है भाई का। कौन है भैया? एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स ब्रदर है। एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, और जो वाई है वो भाई है जेड का। ये दो बात हो गई। कहने का मतलब ये तो पता लग गया कि एक्स भी मेल है और वाई भी मेल है और ये भी मेल है। ये बात तो पता कर ली हमने अच्छी तरीके से, ठीक है, कि भैया एक्स भाई है वाई का, तो भाई लड़का ही होगा भाई है, तो वाई जेड का भाई है तो ये भी लड़का ही होगा। एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स हैं, एक्स वाई और जेड आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं भाई साहब, कुछ भी हो सकते हैं ना। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जेड ब्रदर ऑफ एक्स, क्या जेड भाई है? तो मुझे ये बताओ, इस दोनों इक्वेशन को देख के पता लग रहा है कि जेड मेल है या फीमेल है? कुछ पता कर पा रहे हो आप कि जेड मेल है या फीमेल है? हम इन दोनों इक्वेशन को देख के पता नहीं कर पा रहे कि जेड मेल है या फीमेल है, तो मैं कैसे कह दूं जेड भाई होगा? भाई बहन हुई तो उसकी बुरा मान जाएगी, और बुरा मान गई तो क्वेश्चन बुरा मान जाएगा, क्वेश्चन बुरा मान गया तो आंसर गलत, आंसर गलत तो नंबर कट, नेगेटिव मार्किंग अलग है। तो भैया जब हमें पता ही नहीं है तो हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 से तो हमें कुछ नहीं पता चला, 2 से भी नहीं पता चला। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, तो भैया आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं दोनों। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू द आंसर दिस क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट की बदौलत भी हम आंसर को पता नहीं कर पा रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या बात हो गई? तो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है वन ऑन वन ऑफ साइड 0.1 किलोमीटर। सबसे पहले भाई साहब 0.1 पर 0.01 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कुछ भी नहीं है, 1010 मीटर इसका आ जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करना तो आपको पता ही होगा। अब बोल रहा है 101 प्लांट प्लांटेड करने इक्वल डिस्टेंस पे, तो मैंने कहा अरे भाई साहब 101 से डिवाइड कर दो। 101 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ही पता लग गया कि हर 10 मीटर की दूरी पे कौन आ रहा है, तो हर 10 मीटर की दूरी पर हर प्लांट लगेंगे। अब पूछ क्या रहा है? तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्सिक्यूटिव प्लांट। अब देखो गलती मत करना बेटा, 5 कॉन्सिक्यूटिव प्लांट के बीच में अंतर पूछ रहा है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया कॉन्सिक्यूटिव। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो आपको पता है कि भैया 10 मीटर की डिस्टेंस है। अब इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? तो 10। इन दोनों के बीच में कितनी है? 10। इन दोनों के बीच में कितनी? 10। इन दोनों के बीच में कितनी? 10। तो टोटल कितने हो गए? 10 20 30 40। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब 40। कॉन्जुगेटिव नंबर 5 होते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, डिस्टेंस पूछी है उसने, डिस्टेंस करोगे तो आप 4 ही आएगी, तो 40 10 into 4 40 मीटर आंसर है। बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ए बी और सी आर 3 प्लेसेस सच दैट देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी तक भाई साहब अगर आप जाओगे तो 3 रोड आएगी। तो हमने कहा 1 2 और 3 आ गई। बहुत बढ़िया बात हो गई। फिर आपसे कह रहे हो भैया बी टू सी जाओगे, तो बी टू सी जाओगे तो कितनी रोड आएगी? तो कह रहा है 4 रोड आएगी। हमने कहा 1 2 3 4 रोड आ गई। बहुत बढ़िया बात। और ए टू सी जाओगे तो 3 डिफरेंट रोड्स है भैया। ए टू सी की 3 डिफरेंट रो है। कितनी है? 3 अलग से दे रखी है आपको। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन कम, कितने आ सकते हैं? तो देखो 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 4 3 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों तरीके से 12 तरीके से तो वो जा सकता है इस रास्ते पर। 3 ए और सी के अलग थे, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा? तो 12 + 3 15। भैया इसका उत्तर आ जाएगा 15। बताओ कोई समस्या? बताओ कोई समस्या हो तो बताओ। बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं इस क्वेश्चन में भी। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं जनाब, क्या पूछ रहे हैं हमसे। अगले क्वेश्चन में भाई साहब ये कह रहे हैं कि ए हैव सम कॉइन, कुछ कॉइन है। बहुत बढ़िया।
ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू बी, आधे कॉइन दे देता है, 2 और दे देता है, भैया रख ले। बी भी आधे दे देता है, 2 सी को दे देता है, सी भी आधे दे देता है, 2 डी को दे देता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कॉइन डी हैज नाउ, डी के पास कितने कॉइन हैं? द नंबर ऑफ कॉइन डी हैज नाउ, उसके पास कितने कॉइन है? द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर जो भी होगा उतने कॉइन भाई साहब डी के पास होंगे। तो हमने कहा इससे बढ़िया तो लॉजिक ही कुछ नहीं बचा जीवन में। तो 2 डिजिट का नंबर हो गया 10। समझ में आ गई बात? और आपको एक के कॉइन बताने बिगिनिंग में कितने। देखो 2 तो एक्स्ट्रा दे रहे थे, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं 8 + 2, 2 तो भाई साहब एक्स्ट्रा दे रहे थे, दे रहे ना। हर क्वेश्चन में कह रहा 2 मोर 2 मोर 2 मोर, 2 ज्यादा दे रहे थे। अब इसको आधे मिले तो सी को इससे ज्यादा मिले होंगे। सी को इससे ज्यादा मिलने का मतलब क्या हो गया? तो सी को कितने मिले होंगे? तो सी को 16 कॉइन मिले होंगे। तभी तो 16 का आधा 8 और 2 अलग से दे दिए, हो गए 10। ऐसे इसको बताए, इसको भी 2 एक्स्ट्रा मिले होंगे, 2 एक्स्ट्रा मिले होंगे, तो 14 + 2 क्या होगा? तो 14 + 2, बी के पास 14 का आधा करो कितने हो जाएंगे? तो 14 का डबल हो जाएगा, सॉरी आधे तो इसको मिले, तो इसको कितने मिलेंगे? 28 मिलेंगे। इस 28 को क्या लिख सकता हूं? तो इस 28 को आप क्या लिखोगे? तो इसको आप लिखोगे 26 + 2, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है। अब इस 26 का डबल किसको मिला है? तो 26 का डबल ए नाम के व्यक्ति को मिला है। तो ए नाम के व्यक्ति को डबल मिला है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 2 12, और 2 2 4 और 1 5। ए नाम के व्यक्ति को कितने कॉइन मिले? तो ए नाम के व्यक्ति को 52 कॉइन मिले। तो आंसर विल बी 52। बताओ समझ में आया? भैया 10 कॉइन दिए, सबसे छोटा नंबर 10, हमने कहा 2 एक्स्ट्रा थे, 2 हटा दिए 8, 8 का डबल किसको मिला? सी को 16, 2 एक्स्ट्रा मिले थे, हटा दिए 14, 14 का डबल किसको मिला? 28, 28 में 2 हटा दिए 26, 26 का डबल 52, ए को मिला होगा। बताओ इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए? कोई कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, तड़कता और भड़कता क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सीरीज दे रखी, सीरीज दे रखी ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी डी। ए के ऊपर अगर मैं देखूं तो एक अल्फाबेट है, तो मैंने लिख दिया ए के ऊपर एक अल्फाबेट है, ठीक है। प्लस ए और बी में कितने हो गए? तो 2 हो गए, प्लस ऐसे ही ए बी सी में कितने हो गए? तो 3 हो गए, प्लस ए बी सी डी में कितने हो गए? 4 हो गए, प्लस ऐसे ही ए बी सी डी में कितने हो गए? 5 हो गए, प्लस। बात समझ रहे हो? ऐसे ही करते 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 आप अल्फाबेट जोड़ोगे तो आप 13 अल्फाबेट तक जोड़ पाओगे, या कहो 13 प्लेस तक चले जाओगे। मतलब ए की प्लेस 1 हो गई, ए बी की 2 हो गई। ऐसे करते करते आप 13 अल्फाबेट जोड़ोगे। तो इन 1 से लेके 13 डिजिट तक का अगर सम लोगे, 13 से पहले हो गया 12, 12 के बाद ऐसे आप नीचे आओ 11, इन सबको ऐड करोगे तो टोटल 91 प्लेस आ जाएगी आपके पास। 13 तक अगर प्लेस करेंगे तो टोटल 91 प्लेस आ जाएगी। आपको जाना किस पर है? तो आपको 100 प्लेस पर जाना है। तो आप 100 में से 91 माइनस कर दो, आपके पास क्या बचा? 9। और 9th प्लेस पर कौन सा आता है? तो आपको वही रीजनिंग का कंसेप्ट, ई जो टी, ई पे 5 आता है, जे पे 10, तो 10 आई, जे के पहले आई आता है, तो 90 नंबर पे कौन आएगा? तो 90 नंबर पे आई आएगा। आई विल बी द आंसर। बताओ, छोटा सा लॉजिकल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है, हल्का सा लॉजिक लगाओ कि आंसर आपके कदमों पर आ जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 30 को समझते हैं, क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, अपन ले लेते हैं रेड पेन ले लेते हैं, है ना। अब आपसे कह रहा है देयर आर अ पर्सन ए बी सी स्टैंडिंग इन अ क्यू नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 4 पर्सन है। तो मैंने कहा ये लो भाई साहब, ए को लिख देते हैं। इनके बीच में 4 है, तो 1 2 3 और ये 4, और ये सॉरी एक को लगा लो, 2 3 और ये 4, और यहाँ ले लो बी। 4% है ना ये, 1 2 3 और ये 4, ये हो गए 4% इन दोनों के बीच में। एंड 7% बिटवीन बी एंड सी। तो अपन ऊपर चलेंगे यहाँ से, ए क्योंकि कम से कम लेना है हमको, तो इसलिए सी नीचे नहीं लेंगे, छोटा ना, कम से कम में अपन ऊपर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ पर क्या हो गया आपका? सी आ गया। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि 11% अहेड सी, सी के अहेड कितने परसेंट है? तो 11। हम यहां से आ जाते हैं नीचे कि भैया सी के अहेड कितने हो जाएंगे? 11।
ऐसे आपसे बोल रहा है ए के बिहाइंड कितने, तो आप कहोगे कि ए से अगर ऊपर जाओगे तो कितने हो जाएंगे 13, ऐसे कह रहा है। तो 13 प्लस 11 को जोड़ दो आप, 13 प्लस 11 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 24 तो आ जाएंगे। बट आप एक बात समझ पा रहे होगे, जब मैंने सी से वैल्यू काउंट करी थी तब भी ये 2 नंबर आ रहे थे, जब मैं ए से ऊपर जा रहा हूं तब भी मेरे पास 2 अल्फाबेट आ रहे, तो एक 2 अल्फाबेट अलग से 2 बार क्यों प्लस कर रहा हूं। तो 24 में से 2 अल्फाबेट को हटा देता हूं, और 2 अल्फाबेट को हटाऊंगा तो कितना बचेगा 22। तो हमारा 30 वाले का आंसर क्या हो जाएगा 22। बताइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, अपन चीजों को क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, ये भी नहीं है, इसके आगे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर ओनली स्पीसीज, ये ले लो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्या कहना चाह रहा है इस बात को भी समझ लेते हैं अपन। हाउ मेनी सेकेंड इन द टोटल आर देयर इन एक्स वीक, एक्स डेज, एक्स आर। देखो एक सब में एक्स है तो कुछ भी मान लो, 111 मान लो, ठीक है। जिस बच्चे का ये पेपर है इसने भी करा, ये 1 मान के, और बिल्कुल आंसर ठीक लगाया है। 1 मान के कर लो कि एक वीक है, एक वीक के बाद एक डे है, एक घंटे हैं, एक मिनट है, और एक सेकंड है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, सेकंड पूछ रहा है, तो इन सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, और क्या करना है। एक सेकंड है तो एक सेकंड के अंदर कितना होगा, तो एक ही होगा। तो क्लियर। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, तो एक मिनट दे रखा है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते ना भैया, 60 सेकंड। एक घंटे में कितने होते हैं, तो 60 मिनट और 60 सेकंड, ये हो जाएगा 300। अब इसको 60 into 60 कर लेते हैं। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, और उसके 60 सेकंड, ये हो गए 60। क्लियर। ऐसे ही एक हफ्ते हो गए 7, 24 घंटे, 24 घंटे में 60 एक घंटे का, और इस सेकंड का 60। बस इन सबको प्लस करना है। अब देखो, आपको पता है भैया कि लास्ट में सब 0 0 0 आ रहा है, मतलब 0 आना है। यहाँ पर एक यूनिट डिजिट पर 1 है, तो आंसर वही होगा जिसकी लास्ट डिजिट पर 1 आएगा, यही होगा ना। तो पहला वाला हट गया और सी वाला हट गया। अब इतना बड़ा नंबर है, छोटा आंसर तो आ नहीं सकता, बड़ा ही आंसर आएगा, तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर ये हो जाएगा 694। एक्स सब में चिपका दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर, समझ में आया अच्छी तरीके से? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो आपसे पूछा है पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर, ये 6 मेंबर हैं, और इन 6 मेंबरों का फैमिली के अंदर, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, इसको समझ लेते हैं अपन। 6 मेंबर दे रखे हैं फैमिली के अंदर। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। देखो स्पाउस का मतलब ये होता है कि ये आपस में पति पत्नी है, ठीक है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आर और क्यू का, आर और क्यू में से आपको ये बता दिया कि आर औरत है कि क्यू आदमी, इसका ये कतई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आर और क्यू पति पत्नी है, तो हमने लिख दिया आर और क्यू पति पत्नी है। यू इज द मदर ऑफ टी, तो यहाँ कोई टी नाम की कोई जगह होगी, और इस टी के ऊपर की अगर अपन बात करें तो टी इसकी मदर है, और मदर क्या होगी, तो मदर फीमेल होगी। ये बात हमने लिख ली, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। यू इज द मदर ऑफ टी, एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये यू है, इसको यू ले लेते हैं अपन। ये यू है ना, ठीक है। ये कह रहा है ना, यू इज द मदर ऑफ टी, टी की मम्मी है यू, इसको हमने फीमेल लिख दिया। और फिर आपसे कह रहा है एस इज द डॉटर ऑफ यू, ऐसी एस की कोई डॉटर, सॉरी एस यू की कोई डॉटर है, जिसका वो कौन है, एस है, तो ये भी हमने लिख दिया एस इज द डॉटर। डॉटर मतलब बेटी है, तो ये भी फीमेल हो गई। पी इज डॉटर इज टी, मतलब पी की डॉटर कौन है, टी, तो मतलब ये यू की डॉटर भी टी थी, तो पी इसका कौन हो जाएगा भैया, अगर ये इसकी
मम्मी है तो ये इसके पापा हो जाएंगे, और पापा हो जाएंगे मतलब ये तो हो गई फीमेल, तो ये क्या हो जाएगा, मेल। एंड आर सन इज द पी, आर का बेटा कौन है, पी, तो ये रहा इसका, ये इनके पिताजी हो गए, तो ये आर का बेटा कौन है, पी, तो आर सन इज पी, आर का बेटा कौन हो गया, ये पी हो गया। तो देर आर टू कपल, दो कपल हो गए भैया, बिल्कुल हो गए, पी यू एक कपल हो गया, आर और क्यू एक कपल हो गया। पहला रिलेशन बोला क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, टी क्या क्यू के ग्रैंडफादर हैं, तो क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी कुछ नहीं कह सकते भैया इन दोनों में से, ठीक है, क्योंकि ये माँ का भी तो बेटा हो सकता है और बाप का ही बेटा हो सकता है, तो कैसे बता दे कि आर मेल या फीमेल है, या क्यू मेल या फीमेल, नहीं बता सकते। क्यू इज ग्रैंड मदर, तो वो भी वाली बात हो गई, नहीं बता सकते। आर इज मदर ऑफ पी, क्या आर पी की मदर है, तो अभी वही वाली बात, जेंडर ही नहीं पता है तो कैसे बताएंगे यार हम इसको, जेंडर तो पता होना चाहिए ना। टी इज ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, ये टी नाम का व्यक्ति है, ये रहा टी, सॉरी डी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, तो ये डॉटर है, इस बात का जिक्र यहाँ करा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि यू इज मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू एंड पीस डॉटर इज टी, इस बात का जिक्र करा हुआ है कि ये जो टी है ये भी एक फीमेल है, तो टी ग्रैंड डॉटर है किसकी, क्योंकि यहाँ पे ये दादा दादी की पोती हो सकती है, तो हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। बताओ बताओ कौन समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 तक ही करा है, आज अपन इसको यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो तब तक के लिए आप बने रहें अगले वीडियो तक, इन क्वेश्चन को अच्छे से करें, कोई भी डाउट रहती कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कल हम मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू सो मच, घर में रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें।